हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आज का इस क्लास में अपकमिंग इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एजुकेशनल अवेयरनेस से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which commission is known as the Education Commission of 1964-1966? आपको बताना है किस कमीशन को, जो कि एजुकेशन कमीशन नाम से जाना जाता है और आया था 1964-1966 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आप में से बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों को पता है कि 1964 टू 1966 वाला जो कमीशन है उस कमीशन का नाम है कोठारी कमीशन। इस कमीशन को 1964 में एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था और इस कमीशन ने रिसर्च करके अपना रिपोर्ट 1966 में सबमिट किया था और इसका जो चेयरमैन थे वो थे दौलत सिंह कोठारी और उन्हीं का नाम से इस कमीशन को कोठारी कमीशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 1953, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला, ठीक है, जो कि 1952 में एस्टेब्लिश किया गया था और इन्होंने 1953 तक कार्य किया था। आपको बताना है इसका चेयरमैन कौन थे, यानी कि द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज चेयर्ड बाय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर ए.एल. मुदालियार, और इन्हीं का नाम से इस कमीशन को कभी कभार मुदालियार कमीशन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसीलिए हम आज का इस क्लास में इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका मन में कोई सुझाव है तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। Which document first suggested the establishment of DIETs, District Institutes of Education and Training, जो कि डायट हम कहते हैं संक्षेप में। डायट को किस डॉक्यूमेंट ने सबमिट करने का या फिर एस्टेब्लिश करने का दावा किया था, सिफारिश किया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, दैट इज एनपीए 1986, जो कि हमारे देश का दूसरा एजुकेशन पॉलिसी था और इसी पॉलिसी के तहत डायट्स को एस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, लर्निंग विदाउट बर्डन इज द टाइटल फॉर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय। आपको बताना है अधिगम लेकिन बोझ विहीन होगा, अर्थात लर्निंग विदाउट बर्डन जिसे कहते हैं, बच्चों को हमें बोझ नहीं देना है, खेल खेल में बदलो दुनिया वाली जो स्लोगन है, जो बात है उसी को लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। प्रेशराइज करके बच्चों को सिखाया नहीं जाएगा, पनिशमेंट भी बच्चों को नहीं दिया जाएगा। तो ये किस कमीशन ने ये रिपोर्ट सबमिट किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यशपाल कमेटी। याद रखिएगा, यशपाल कमेटी के अनुसार बच्चों को प्रेशराइज करके पनिशमेंट दिलाकर सिखाया नहीं जा सकता, बच्चों को फ्री फ्रैंकली सिखाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच कमीशन रिकमेंडेड द 10+2+3, जो कि फिलहाल चलने वाला पर्याय है, सिस्टम है, तो इसे किस कमीशन ने रिकमेंड किया था? इस स्ट्रक्चर को किस कमीशन ने सिफारिश किया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोठारी कमीशन ने इसे रिकमेंड किया था और इसी के आधार पर अभी भी हमारे देश में कुछ इसी प्रकार 10+2+3 वाला मॉडल, 10 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके बाद 2 साल का हायर सेकेंडरी और 3 साल का ग्रेजुएशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 6, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे संक्षेप में एनसीटीई कहा जाता है, बिकेम ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन। आपको बताना है ये जो एनसीटीई है ये एक संवैधानिक बॉडी कब बना था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन द ईयर 1995, यानी कि 1995 में एनसीटीई मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को
एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था, यानी कि एनसीटीई एक्ट 1993 के अनुसार इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-1949, यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो 1948-49 में आया था, इसका चेयरमैन कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 का चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 8, which report focused on teacher education specifically under the Justice Verma Commission 2012? 2002 में जस्टिस वर्मा कमीशन बनाया गया था। तो टीचर एजुकेशन के लिए जो स्पेसिफिकली कौन सा रिपोर्ट फोकस करता है, जो कि जस्टिस वर्मा कमीशन के अंडर में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ टीचर एजुकेशन। इसी रिपोर्ट किस पे फोकस करता है? टीचर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज रिजल्ट ऑफ विच पॉलिसी? आपको बताना है कि इस पॉलिसी के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भी चालू किया गया था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जो दूसरा एजुकेशन पॉलिसी आया था हमारे देश में, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इसी पॉलिसी के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉमन स्कूल सिस्टम वाज स्ट्रांगली रिकमेंडेड बाय? कॉमन स्कूल सिस्टम को किसने रिकमेंड किया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोठारी कमीशन ने कॉमन स्कूल सिस्टम, यानी कि देश में कॉमन सिस्टम से स्कूलिंग करवाया जाएगा, विद्यालय बनाया जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा, ये बात कहा था, यानी कि इस पर ज़्यादा दबाव, ज़्यादा फोकस किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 11, Which organization is the apex body for school education and teacher training curriculum in India? आपको बताना है स्कूल एजुकेशन के लिए और टीचर ट्रेनिंग करिकुलम के लिए सबसे हाईएस्ट या फिर एपेक्स बॉडी कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप और हम सब जानते हैं NCERT। NCERT ही टेक्स्ट बुक हो, यानी कि स्कूल एजुकेशन हो, इसके साथ साथ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, टीचर ट्रेनिंग का जो करिकुलम है उसे सेट करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12, द मेन फंक्शन ऑफ द NCTE इज? आपको बताना है NCTE का सबसे प्रधान या फिर प्रमुख कार्य क्या है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये जो NCTE है इसका काम ही है टीचर एजुकेशन का क्वालिटी कहाँ तक सही है, इसे जांच करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, Where is the headquarters of NCERT located? Very important question. NCERT का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारे राजधानी न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 14, Which body regulates higher education in India? हमारे देश में जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा को कौन सा बॉडी रेगुलेट करने का कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि UGC। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द फुल फॉर्म ऑफ RIE इज? आपको बताना है RIE का पूरा मतलब क्या है। याद रखिएगा RIE का पूरा मतलब है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये RIE जो है ये NCERT का ही कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है। क्वेश्चन नंबर अब 16, Which institution is responsible for educational planning and administration in India? आपको बताना है हमारे देश में जो शिक्षा संबंधित परिकल्पनाएं की जाती हैं, एजुकेशनल प्लानिंग की जाती हैं, इसके साथ साथ किस प्रकार एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाएगा, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला बात है, ये हमारे देश में कौन सा इंस्टीट्यूशन करने का कार्य करता है? तो ये जो इंस्टीट्यूशन है इसे कहा जाता है NIEPA। तो NIEPA का
कार्य होता है हमारे देश में एजुकेशनल प्लानिंग, इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 17। बहुत कम समय में 50 क्वेश्चन करेंगे, याद रखिएगा और आपको स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। व्हिच बॉडी प्रिपेयर्स द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे संक्षेप में NCFT कहा जाता है। एक है NCF 2005, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार, ज़्यादातर सीटेट में वो वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ ये NCF वो बच्चों वाला NCF, स्कूल वाला NCF नहीं है, ये टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग NCF। तो NCF बनाने का कार्य कौन करता है, आप याद रखिएगा, स्कूलिंग वाला NCF बनाने का कार्य NCERT करती है, लेकिन ये टीचर एजुकेशन का NCF बनाने का कार्य नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन करती है। तो ऑप्शन बी होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18, द एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस वेयर एस्टेब्लिश्ड प्राइमरीली फॉर, ये जो एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस है इनको प्रमुख रूप से किस लिए एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। तो याद रखिएगा, ये जो एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस है इनको इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर्स, कॉलेज में जो पढ़ाने वाले शिक्षक है या फिर विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले जो शिक्षक है उनको इन सर्विस ट्रेनिंग मुहैया करवाने के लिए एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस को एस्टेब्लिश किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इग्नू वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर, आप इसी यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस दे रहे हो तो आपको अवश्य ही मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा, इग्नू का स्थापना 1985 में हुआ था एक कानून के जरिए, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने के लिए बिल पास करना होता है, तो वो सारा का सारा तामझाम करके 1985 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। Question number 20, which agency provides accreditation to higher education institutions in India, यानी कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस है, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, तो उनको एक्रीडिटेशन यानी कि उनको रिकॉग्निशन देने का कार्य कौन करती है, कौन करता है। तो इसे NAAC कहा जाता है, जिसे संक्षेप में नास कहा जाता है। तो नास का कार्य है एक्रीडिटेशन प्रोवाइड करना जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है उनको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ए टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस, आपको बताना है एक शिक्षक का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो चैलेंज है ये क्या है। यहाँ कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड जैसा क्वेश्चंस है, एक एक करके हर एक ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, टू मेक स्टूडेंट्स डू होमवर्क, ये एक टीचर का प्राइमरी चैलेंज नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है। बच्चा होमवर्क करेगा, होमवर्क करवाने के लिए टीचर उसको समझाएंगे, आसान होमवर्क देंगे, जो बच्चा कर सके, बच्चा का जो लेवल है उसे जांच करके ही टीचर देंगे, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ऑप्शन बी, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज में नहीं आता है। टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल, यस, यही है सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो एक शिक्षक को करना है। आप भी बीएड करने के बाद वही कार्य आपको करना है, क्योंकि जब तक आप अपना टीचिंग को, आप जो भी पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, उसे आनंदमय जब तक बना नहीं सकोगे तब तक आपका जो कक्षा है, आपका जो क्लास है, उसे बहुत ही ध्यान प्राप्त नहीं होगा बच्चों का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, तो हमने सही जवाब पा लिया, बाकी ये क्वेश्चन पेपर बनाने का काम भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 22, द बेस्ट वे टू हैंडल स्टूडेंट हु फ्रीक्वेंटली आस्क्स क्वेश्चंस इज टू, अच्छा, ऐसा बहुत सारे बच्चे कक्षा में हम प्राप्त कर लेते हैं, कभी कभार पा लेते हैं, जो बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बार बार क्वेश्चन पूछने वाला, बार बार सवाल करने वाला जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार हैंडल किया जाना चाहिए। ऑप्शन है, स्कॉल्ड देम फॉर डिस्टर्बिंग, ये बार बार सवाल पूछ के आपको डिस्टर्ब करते हैं, आप इनको डांटेंगे, मारेंगे, ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पनिशेबल ऑफेंसेस आपको नहीं करना है। ऑप्शन बी, टेल देम टू मीट आफ्टर क्लास, आप कक्षा के बाद उनको मिलने के लिए बोलोगे, ये भी उतना प्रभावशाली, उतना इफेक्टिव प्रोसेस नहीं होता है।
ऑप्शन सी एनकरेज देम टू कीप आस्किंग। यस, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जिस बच्चा का ना ज़्यादा क्यूरियोसिटी है वहीं जाकर के कुछ खोज कर सकता है, कुछ क्रिएटिव कार्य कर सकता है। इसीलिए जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको और हमें मोटिवेट करना चाहिए, उनको उत्साह देना चाहिए कि आपका जहां भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो आप बेझिझक पूछना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 23, और इग्नोर देम। बिल्कुल आप कक्षा में गए हो पढ़ाने के लिए, आप किसी को इग्नोर करके चल नहीं सकते हो, याद रखिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू, आपको बताना है इंक्लूसिव एजुकेशन किसे कहते हैं। जिस एजुकेशन सिस्टम में सबको शामिल करने का बात होती है, सबको एक समान अपॉर्चुनिटी देने का बात होती है। जो CWSN बच्चा हो सकता है उनका कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, शारीरिक तौर पे, मानसिक रूप पे भी कोई समस्या अगर है, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो नॉर्मल बच्चे विद्यालय में आते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनके साथ बिठाकर जो पढ़ाया जाता है ना, एक समान परिवेश, समावेशी शिक्षा उसे कहा जाता है। ऑप्शन है एजुकेशन फॉर द एलाइट। देखो एलाइट क्लास वैसे भी एजुकेट हो सकते हैं, आजकल बहुत ही क्या मचा है, शोर मचा है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का। ऑप्शन बी स्पेशल स्कूल्स फॉर डिसेबल्ड, ये तो डिस्क्रिमिनेटरी बात है। जो CWSN वाले बच्चे हैं उनको स्पेशल स्कूल में ही पढ़ाएंगे, नॉर्मल बच्चों के साथ उनको घुल मिलने नहीं देंगे, ये गलत बात है। ऑप्शन सी इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंक्लूडिंग डिसेबल्ड। यस, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और सिर्फ कार्य से संबंधित जो वोकेशनल एजुकेशन है उसे इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं कहा जाता। क्वेश्चन नंबर अब 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्नर सेंटर्ड मेथड। आपको बताना है निम्न में से कौन सा पद्धति, कौन सा तरीका एक शिशु केंद्रिक, बाल केंद्रिक पद्धति है। ऑप्शन ए लेक्चर मेथड। देखो लेक्चर मेथड एक शिक्षक केंद्रिक पद्धति है और बहुत ही पुरानी प्रक्रिया है ये। ऑप्शन बी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये मेथड भी सही है, लेकिन यहाँ भी ये टीचर सेंट्रिक मेथड है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट करने का जो दायित्व है, डेमोन्स्ट्रेट कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि TLM क्या क्या यूज़ किया जाएगा, वो सारा का सारा दारोमदार टीचर के हाथ में ही डिपेंड करता है। या फिर डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे, अच्छा से करेंगे, 1 मिनट के में करेंगे, 5 मिनट में करेंगे, वो टीचर के हाथ में है। तो इसलिए इसमें लर्नर का ज़्यादा पार्टिसिपेशन एंश्योर नहीं होता है। प्रोजेक्ट मेथड, यस, यही है वो प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा बच्चों को शामिल किया जाता है। तो बच्चों को जिस प्रोसेस में ज़्यादा शामिल किया जाता है वही होगा लर्नर सेंटर्ड मेथड। देयरफॉर ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और ऑप्शन डी है टेक्स्ट बुक मेथड, ये भी एक तथाकथित पद्धति है, ज़्यादा आधुनिक पद्धति नहीं है। इसमें भी बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है इसे एक्टिवली शामिल नहीं किया जाता। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इज, यानी कि हम जो धारावाहिक मूल्यांकन करते हैं, कंटिन्यूअसली जो जांच करते हैं, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावशाली टूल क्या है, यंत्र क्या है? ऑप्शन है एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्जाम ये बहुत ही प्रभावशाली पद्धति नहीं है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करने के लिए, CCA करने के लिए। टर्म एंड एग्जाम ये भी कहीं ना कहीं एनुअल एग्जाम या फिर एक निर्दिष्ट समय के बाद, जो 6 महीना के बाद, 3 महीने के बाद जो परीक्षा होता है, ये समेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो ये भी कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन CCE के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, पद्धति नहीं है। ऑप्शन सी पोर्टफोलियो एंड ऑब्जर्वेशंस, ये सबसे ज़रूरी हो जाएगा। पोर्टफोलियो को जब हम देखेंगे, पोर्टफोलियो में रहता क्या है, ये बच्चों से रिलेटेड, मान लो राम, ये राम क्लास 6 में पढ़ता है, तो राम के बारे में डिटेल इस पोर्टफोलियो में लिखा रहेगा। खेल कूद में राम कैसा है, इंग्लिश में राम कैसा है, हिंदी में राम कैसा है, गणित में राम कितना नंबर पाया है, कौन कौन सी समस्याओं को बहुत बारीकी से राम समझ लेता है, सोल्व कर लेता है। इसके साथ साथ टीचर भी ऑब्जर्व करेंगे
बच्चों का जो एक्टिविटीज़ है, क्रियाएं हैं, उनको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाता है अगर हमें कंटिन्यूअसली बच्चों का प्रगति को चेक करना है। तो देयरफॉर ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। और यूनिट टेस्ट ओनली, ये देखो ओनली रहेगा मतलब ये नेगेटिव सेंस में है। ओनली मतलब मात्र, एकमात्र कोई भी तरीका बेस्ट नहीं होता है। बहुत सारे तरीकों को मिला करके जो पढ़ाता है, जो बहुत सारे टूल्स को मिला करके पढ़ाता है, वही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। क्वेश्चन नंबर अब देखो 26, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द माइक्रो टीचिंग टेक्निक। आपको बताना है माइक्रो टीचिंग टेक्निक का जो प्रमुख उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है। ऑप्शन है टू टीच डिफिकल्ट टॉपिक्स। देखो ये गलत बात है। माइक्रो टीचिंग का मतलब ये नहीं है जो कठिन टॉपिक्स है उनको पढ़ाया जाए। ऑप्शन बी टू सेव टाइम, समय बचाने के लिए भी माइक्रो टीचिंग नहीं किया जाता, याद रखिएगा। इसके बाद ऑप्शन सी फॉर डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स। यस, माइक्रो टीचिंग किस लिए किया जाता है? माइक्रो टीचिंग आप जब बीएड में एडमिशन ले लोगे तभी माइक्रो टीचिंग करवाया जाएगा। कुछ टीचर कुछ इस प्रकार ऐसा बच्चे बनकर बैठेंगे पीछे और कुछ बच्चे भी रहेंगे और ऑब्जर्व करेंगे आप किस प्रकार बच्चों को पढ़ा रहे हो, इसे माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। तो आपका टीचिंग स्किल सही है या नहीं है, उसे जांच करने के लिए माइक्रो टीचिंग करवाया जाता है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहां ऑप्शन डी मौजूद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 27, लर्निंग बाय डूइंग वाज एडवोकेटेड बाय। आपको बताना है लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने का बात किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इस जो मत है, ये जो नीति है, इसका जो प्रोपाउंडर है वो है जॉन ड्यूए। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, इन द क्लासरूम ए टीचर शुड बी। कक्ष में एक शिक्षक को किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए। ऑप्शन है डेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी ऑटोक्रेटिक, ऑप्शन सी लेसेस फेयर, ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट। देखो क्लासरूम में एक टीचर को ना तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ना तो बहुत ढीला झूलेलाल होना चाहिए, ना तो ऑटोक्रेटिक किम योंग जैसा होना चाहिए, उनको डेमोक्रेटिक होना चाहिए। यानी कि हर एक बच्चा का जो ओपिनियन है, जो उसका अभिमत है, अभिज्ञता है, सबको क्या करना चाहिए, सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। आपको बताना है बौद्धिक या फिर मानसिक विकास किसके साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है फिजिकल ग्रोथ। क्या यह सही बात है? बिल्कुल सही बात नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहीं ना कहीं मानसिक विकास, मन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी मेंटल स्किल्स एंड नॉलेज। यस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेंटल स्किल्स एंड नॉलेज के साथ जुड़ा हुआ है। तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन सी है इमोशनल स्टेबिलिटी, इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं कहा जाता। ऑप्शन डी सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक बातचीत जो करते हैं, वार्तालाप हम जो समाज में जाकर के बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं, उसे भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं कहा जाता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 30, इफ ए स्टूडेंट इज कंसिस्टेंटली लेट टू क्लास यू शुड। आप एक टीचर हो और आप हर रोज पाते हो एक बच्चा आपका कक्षा में देर से उपस्थित होता है, देर से आता है, आप क्या करोगे? ऑप्शन ए पनिश देम, आप उसको डांटोगे, मारोगे, पीटोगे। ये बिल्कुल पनिशेबल ऑफेंस आपको नहीं करना है, ये गलत बात है। ऑप्शन बी इन्फॉर्म द पेरेंट्स, आप बच्चा देर से आता है तो फटाक से फुर करके आप फ़ोन लगाओगे, फ़ोन लगा करके आप उसका मम्मी पापा को बोलोगे आपका बेटा या बेटी आपका फलाना ढमका इतना देर से क्यों आता है स्कूल में। तो वो भी नहीं करना चाहिए जी। आप टीचर हो, सबसे पहले आपको कारण ढूंढना चाहिए कि वो बच्चा या बच्ची देर से स्कूल आती है तो आती है, मगर क्यों आती है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन, यानी कि वो बच्चा या बच्ची क्यों देर से आती हैं, व्हाई। ये क्यों का जो आंसर है वो आपको खुद ऑब्जर्व करना चाहिए, खुद ढूंढना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द करंट नेशनल पॉलिसी दैट इज NEP 2020 रिप्लेस्ड व्हिच पॉलिसी। आपको बताना है वर्तमान में जो नवेला एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, ये पॉलिसी किस पॉलिसी को रिप्लेस किया है। वेरी सिंपल, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वाला जो पॉलिसी, यानी कि जो दूसरा हमारे देश का एजुकेशन पॉलिसी था, पहला था 1986 वाला फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, और अभी का जो 2020 वाला पॉलिसी है ये है थर्ड नेशनल पॉलिसी। तो ये दूसरा वाला पॉलिसी बोले तो
1986 वाला जो पॉलिसी उसको रिप्लेस किया है 2020 वाला पॉलिसी, इसीलिए ऑप्शन बी होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 32, अंडर NEP 2020 द 10+2 स्ट्रक्चर इज रिप्लेस्ड बाय, आपको बताना है जो नया NEP 2020 है ये 10+2 वाला स्ट्रक्चर को रिप्लेस करेगा किस पैटर्न से, तो ये वाला पैटर्न होने वाला है 5+3+3+4, यानी कि जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। इसके साथ साथ जो पहला होगा प्रिपरेटरी स्टेज होगा, मिडिल स्कूल स्टेज होगा, ये सब होगा। ठीक है, इससे पहले भी हमने वीडियो में वो डिटेल में एनालिसिस किया है, आप जाकर के देख लेना। आगे बढ़ते हैं, आप सबका मदद के लिए वो वाला वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट केम इनटू फोर्स इन, आपको बताना है राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आप जानते हैं 2009 में इसे पारित किया गया था, सॉरी माफ कीजिएगा, यह केम इनटू फोर्स, ये 2009 में क्या हुआ था, पारित हुआ था, पास हुआ था, लेकिन इसे लागू किया गया 2010 में, इसीलिए ना इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट द प्यूपिल टीचर रेशियो, जिसे PTR कहा जाता है, फॉर प्राइमरी लेवल शुड बी, प्राइमरी स्कूल में प्यूपिल टीचर रेशियो यानी कि कितने शिक्षक कितने छात्र के बीच में होना चाहिए, तो वो वाला रेशियो होना चाहिए 30:1, इसलिए इस क्वेश्चन का भी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द 3 लैंग्वेज फार्मूला वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय, 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये 3 लैंग्वेज क्या क्या है, सबसे पहला है मदर लैंग्वेज, मदर टंग, या फिर अपना जो आंचलिक भाषा है, इसके बाद है इंग्लिश, इसके बाद है हिंदी, ये 3 भाषा वाला फॉर्मूला है। तो ये ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 36, Which article of the Indian Constitution provides for free and compulsory education, हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल फ्री मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का वकालत करता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि देखो आर्टिकल 45 जो स्टार्टिंग में आर्टिकल 45 था, बाद में क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके 21A शामिल किया गया, जो कि फंडामेंटल राइट के तहत शिक्षा को रखा, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए एंड बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इज कॉल्ड, ये जो नेशनल मिशन है जो कि फिलहाल चल रहा है, इसे क्या कहा जाता है, इसे निपुण भारत कहा जाता है, जो कि NIPUN कहा जाता है, यानी कि इसे एक नेशनल मिशन के तौर पे लागू किया जा रहा है धीरे धीरे, ताकि हर एक बच्चा जो भी क्लास 1 to 3 वाला बच्चे हैं वो आसानी से लिटरेसी यानी कि भाषा पढ़ सके, कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन कर सके, कम से कम पढ़ सके 1 2 3 1 2 3 ये सब, तो यही मिशन है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स इन इंडिया, शिक्षकों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे दीक्षा कहा जाता है। आपको भी मालूम होगा दीक्षा एप्लीकेशन है, आप अगर इंस्टॉल करते हो तो यहाँ हर एक क्लास का क्लास 1 to 10th तक 12th तक भी आपको PDF मिल जाएगा, वीडियो लेसन्स मिल जाएगा, इसके साथ साथ बुक्स मिल जाता है PDF फॉर्म में। ठीक है, तो दीक्षा वो वाला प्लेटफॉर्म है जो शिक्षकों के लिए बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द इंटीग्रेटेड 4-year B.Ed डिग्री इज ए रिकमेंडेशन ऑफ, 4 साल का B.Ed डिग्री अभी आप जो करोगे इग्नू वाला B.Ed, ये कितने साल का है, ये 2 साल का है, लेकिन 4 साल का B.Ed को किसने रिकमेंड किया था, तो नए जो शिक्षा नीति है 2020 इसी के तहत 4 साल का B.Ed अनिवार्य होगा, बहुत जल्द हो जाएगा, इसीलिए जब तक आप 2 साल का B.Ed आपको मिल रहा है आपको तुरंत ले लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, द स्कूल कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय, स्कूल कॉम्प्लेक्स ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो धारणा है, ये पहली बार किसने सजेस्ट किया था, तो स्कूल कॉम्प्लेक्स को भी पहली बार कोठारी कमीशन ने ही सजेस्ट किया था, इसीलिए ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 41,
हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला शिक्षा मंत्री थे, एमएचआरडी मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड टीचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आप सभी को मालूम है हमारे देश में जो टीचर्स डे है ये 5 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ। आपको बताना है नेशनल एजुकेशन डे किसका सम्मान में प्रतिपालन किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म दिवस पर नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोनोमस बॉडी। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि ज़्यादा सरकार इनमें रोक टोक नहीं लगा सकती, बिल्कुल फ्रीली कार्य करती है। एनसीईआरटी ये भी ऑटोनोमस बॉडी है, सीबीएसई ये भी ऑटोनोमस बॉडी है, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द कंसेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन वर्धा स्कीम वाज गिवन बाय। वर्धा स्कीम या फिर बेसिक एजुकेशन किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन के बारे में कहा था, वर्धा स्कीम के बारे में कहा था। व्हाट डज SCERT स्टैंड फॉर। आपको बताना है SCERT का फुल मीनिंग क्या है? तो SCERT का फुल मीनिंग है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और NCERT का क्या हो जाएगा? स्टेट के स्थान पर नेशनल हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, ब्लैक बोर्ड इज व्हिच टाइप ऑफ टीचिंग एड। आपको बताना है ब्लैक बोर्ड किस प्रकार का टीचिंग एड है। आप और हम सब जानते हैं पढ़ाने के लिए, टीचिंग करने के लिए, अधिगम करवाने के लिए जिन सारी चीज़ों का, वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें टीचिंग एड कहा जाता है, या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कहा जाता है, TLM कहा जाता है। आपको बताना है ब्लैक बोर्ड किस प्रकार का TLM है। देखो ब्लैक बोर्ड में हम कुछ ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, कुछ लिख करके दिखा सकते हैं। तो ब्लैक बोर्ड में हम जो भी ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार जो भी हम लिखेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लिखेंगे, तो वो सब क्या करेंगे? बच्चे देख करके लिखेंगे या फिर समझेंगे। तो विजुअल एड है, ब्लैक बोर्ड एक विजुअल एड है। क्वेश्चन नंबर 48, इन सर्विस टीचर एजुकेशन इज नीडेड फॉर। आपको बताना है इन सर्विस टीचर एजुकेशन क्यों जरूरी है, आवश्यक है। ऑप्शन ए अपडेशन नॉलेज, अपडेटिंग नॉलेज, ऑप्शन बी प्रमोशन, ऑप्शन सी सैलरी हाइक, ऑप्शन डी टाइम पास। देखो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉलेज जो है, जो कि शिक्षकों का ज्ञान बहुत ज़्यादा है, वो पढ़ाई लिखाई करके ही आए हैं, लेकिन फिर भी उनका जो ज्ञान है, जो वर्तमान में मौजूदा ज्ञान है, उसको अपडेट करने के लिए इन सर्विस टीचिंग, जो इन सर्विस टीचर है उनके लिए ट्रेनिंग आवश्यक है। ट्रेनिंग में जाकर के हम बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखते हैं और इसके साथ हम अपने आप को अपडेट करते हैं। इसीलिए प्रमोशन, सैलरी हाइक, टाइम पास ये सब सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, नवोदय विद्यालयस वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन टू। नवोदय विद्यालय किस चीज़ को करने के लिए, किस कारण से प्रतिष्ठित किया गया था, क्या शिक्षा देने के लिए प्रतिष्ठित किया गया था? ऑप्शन ए अर्बन एलाइट, शहरी जो बुद्धिजीवी है उनको शिक्षा देने के लिए, गलत बात है। ऑप्शन बी टैलेंटेड रूरल चिल्ड्रन, ये सही बात है, क्योंकि नवोदय स्कूल जो ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्र में जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको शिक्षित करने के लिए, उनको मौका देने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज। आप जो यूनिवर्सिटी में बीएड करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे, वो भी एक ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू। तो आपको बताना है कौन सा भारतवर्ष में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद में है। इसे संक्षेप में BRAOU कहा जाता है। यही इंडिया का, हमारे देश भारतवर्ष का सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय है। डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगला क्लास में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार
पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। नमस्कार, जय हिंद।